सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। आप याद कीजिए दोस्तों, एक नारा, अब की बारी अटल बिहारी, और इसी नारे के साथ बीजेपी ने सत्ता के सफर की शुरुआत की थी। और इस सफर में बीजेपी मोदी के सत्ता काल में एक अकेला सब पर भारी वाले मुकाम तक पहुंची। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसके आगे का सफर बीजेपी के लिए तय कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। मोदी ने तीसरी बार सत्ता संभाल तो ली, मगर सत्ता उनसे संभलती हुई नहीं दिख रही है। सत्ता के 2.5 महीनों में ही मोदी को कितनी बार अपनी बातों से और अपने फैसलों से पलटना पड़ा है, यह आप जानते ही हैं। यहां उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। आप यह भी जानते हैं कि जय श्री राम का नारा, जो बीजेपी की खास पहचान हुआ करता था, वो भी अब मोदी नहीं बोलते, बल्कि मोदी अब जय जगन्नाथ कहते हैं। अपने नारों और अपने फैसलों से पलटे नरेंद्र मोदी अब माफी मांगने को भी मजबूर हो गए हैं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के गिरने से बीजेपी की सियासी धरती हिल सकती है, इसका अंदाजा नरेंद्र मोदी को हो गया। और होने वाले नुकसान से बचने के लिए मोदी ने माफी मांगना बेहतर समझा। हालांकि शिवाजी महाराज के नाम पर माफी मांगते हुए मोदी ने जिस तरह सावरकर को याद कर लिया, उसमें वो फंस गए हैं या फंस सकते हैं, क्योंकि भारतीय इतिहास के इन दोनों किरदारों की तुलना नहीं हो सकती। मोदी इसे अगर मुमकिन करना चाहेंगे तो बीजेपी की जड़ें और कमजोर ही करेंगे। वैसे भी सत्ता के तीसरे दौर में नरेंद्र मोदी पहले से कमजोर बीजेपी का ही नेतृत्व कर रहे हैं। राज्यसभा में एनडीए बहुमत में आ गया है, लोकसभा में भी उसे बहुमत है, लेकिन इस गठजोड़ में अब कई दरारें नजर आने लगी हैं, जिन्हें न छिपाना मुमकिन है और न ही उनकी मरम्मत करना मुमकिन है। क्योंकि एनडीए में जेडीयू, टीडीपी, लोजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी पवार गुट जैसे कई गुट हैं, जिन्हें एक साथ साधना बहुत मुश्किल हो चला है। इधर बीजेपी के हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता अपनी कट्टरता वाली काबिलियत दिखाने के लिए जो फैसले ले रहे हैं, उन पर इंडिया गठबंधन तो बीजेपी पर सवाल उठा ही रहा है। एनडीए के दल भी इस कट्टरता से असहज हो रहे हैं। और यह सब उस वक्त हो रहा है दोस्तों, जब विधानसभा चुनावों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप जानते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटिंग की तारीखें आ चुकी हैं। हालांकि इसमें भी बीजेपी ने खेल कर ही दिया। पहले हरियाणा का चुनाव 1 अक्टूबर को होना था और नतीजे 4 तारीख को दोनों राज्यों के आने थे। लेकिन अब हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा यानी दोनों राज्यों के नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीख बदल जाने से क्या बीजेपी की किस्मत बदल पाएगी, यह देखना होगा। वैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का नंबर आ जाएगा। इसके बाद दिल्ली और बिहार के चुनावों की बारी आ जाएगी। यानी एक के बाद एक चुनाव होने हैं और मोदी पूरी तरह उलझे हुए दिख रहे हैं कि आखिर किस तरह कदम बढ़ाएं, किस तरफ आगे बढ़ें। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि किस तरह सत्ता के तीसरे कार्यकाल में पूरी तरह नाकाम दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ने से पहले लेकिन देखते हैं मोदी का माफीनामा जो उन्होंने महाराष्ट्र में पढ़ा है। देखिए जरा। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। तो आपने देखा कि किस अंदाज में नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी।
मोदी एक तरफ कह रहे हैं कि जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना देवता मानते हैं और उन्हें इससे गहरी ठेस पहुंची है, मैं उनसे सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। हमारे मूल्य अलग हैं, हमारे लिए हमारे देवता से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन यहां शिवाजी को अपना आराध्य बताते हुए मोदी ने सावरकर को भी याद कर लिया और कहा कि हम वो लोग नहीं हैं जो भारत माता के महान सपूत, इस धरती के सपूत वीर सावरकर को गाली देते और अपमानित करते रहते हैं। विपक्ष माफी मांगने को तैयार नहीं है, वे अदालत जाकर लड़ने को तैयार हैं। मोदी की इस बात को सुनकर सवाल खड़ा होता है कि क्या मोदी यहां वीडी सावरकर को शिवाजी के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश में हैं? क्योंकि विपक्ष का विरोध सावरकर की विचारधारा से है, उस माफीनामे से है जो अंग्रेजी हुकूमत की कैद से छूटने के लिए सावरकर ने दिया। लेकिन शिवाजी ने तो कभी अपने विरोधियों से न माफी मांगी और न कभी झुके, बल्कि शिवाजी की वीरता की तो मिसालें दी जाती हैं। ऐसे में अपने माफीनामे में शिवाजी के साथ सावरकर का नाम लेकर मोदी ने शायद बड़ी गलती कर दी है। वैसे मोदी भक्ति में लगे लोग मोदी की इस माफी वीरता को विपक्ष के नहले पर दहला साबित करने की कोशिश में हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सावरकर का जिक्र करके मोदी ने विपक्ष को फंसा दिया है। लेकिन इस तरह की भक्ति करने वाले लोग असल में मोदी की जड़ों को और कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि वो मोदी को सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं। सच ये है कि मोदी ने माफी मांगने में देर कर दी। 26 अगस्त को मूर्ति के गिरने वाले दिन ही मोदी माफी मांग लेते, तब तो इसका कुछ असर होता। लेकिन उन्होंने इसके लिए पूरे 4 दिनों का वक्त लिया और इस बीच पूरे महाराष्ट्र में जबरदस्त गुस्सा देखा गया। बीजेपी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। मोदी ने ही 8 महीने पहले इसका अनावरण किया था, इसीलिए निशाने पर मोदी भी रहे। विपक्ष के दल तो इस पर अपना गुस्सा दिखा ही रहे हैं। एनडीए में शामिल एकनाथ शिंदे ने भी इसके लिए माफी मांगी और अजित पवार भी मालवन जाकर आ गए, क्योंकि ये दोनों नेता भी अब समझ रहे हैं कि इस बार महाराष्ट्र में चुनाव में बीजेपी के साथ साथ एनडीए के लिए भी जीतना मुश्किल हो गया है और इसकी एक बड़ी वजह एनडीए में पड़ चुकी दरार है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा को चुनाव आयोग ने त्योहार तक टाल रखा है। जब तक चुनाव का ऐलान नहीं होता, बीजेपी हार से दूर रह सकती है। लेकिन एक न एक दिन तो चुनाव घोषित होंगे ही, और क्या तब बीजेपी जीत के दावे के साथ जनता के बीच उतर पाएगी? ये सवाल इस समय खुद बीजेपी को परेशान कर रहा है। दरअसल हाल ही में अपने कार्यकर्ताओं को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिदायत दी है कि हमें कम से कम 100 सीटें जीतने पर ध्यान लगाना है, ताकि हमारे बिना कोई सरकार न बना पाए। आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थीं और इस बार बीजेपी खुद ही अपनी सीटें घटा चुकी है। वहीं बीजेपी के साथ शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट भी जीत को लेकर आशंकित है। तीनों दलों के बीच अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इसके अलावा शिंदे गुट के नेता तानाजी सावंत के बयान से एनसीपी के नेता बेहद नाराज हैं, क्योंकि तानाजी सावंत ने कह दिया था कि उन्हें एनसीपी नेताओं के बगल में बैठने से उल्टी आती है। इतने अपमान के बाद क्या अजित पवार चुप रहेंगे या आगे बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ बने रहेंगे? ये सारे सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ रहे हैं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने बड़ी मशक्कत करने के बाद सत्ता हासिल की है। शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र के इन दोनों प्रमुख दलों को तोड़ने का कारनामा बीजेपी ने कर दिखाया। लेकिन आज के हालात बता रहे हैं कि भविष्य में इस सत्ता को बचाए रखना बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाला है। कुछ ऐसे ही हालात अब केंद्र में भी बन रहे हैं। सत्ता के 2 कार्यकालों में मोदी ने खूब मनमाने फैसले लिए और कृषि कानून जैसे एकाध अपवाद को छोड़कर अपने फैसलों को अपनी मर्जी से लागू भी करवाया। लेकिन तीसरे कार्यकाल में मोदी की मजबूरी बार बार नजर आ रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम और ब्रॉडकास्ट बिल जैसे फैसले फिलहाल मोदी ने टाल दिए हैं, लेकिन उनकी पार्टी यानी बीजेपी के दूसरे नेता अब हिंदू हृदय सम्राट बनने के फेर में हैं और इसमें बीजेपी को ही फंसा रहे हैं। ताजा मिसाल असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पेश की है, जरा देख लीजिए। असम विधानसभा ने जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे के स्थगन की प्रथा को समाप्त कर दिया है। इस बारे में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये प्रथा 1937 से शुरू हुई थी और अब इसे बंद कर दिया गया है। आपको बता दूं कि पुराने नियम के मुताबिक शुक्रवार को विधानसभा की बैठक सुबह 11 बजे स्थगित कर दी जाती थी ताकि मुस्लिम सदस्य नमाज के लिए जा सकें। लेकिन नए नियम के मुताबिक विधानसभा धार्मिक उद्देश्यों के लिए किसी भी स्थगन के बिना अपनी कार्यवाही संचालित करेगी। असम सरकार के इस फैसले पर अब एनडीए में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने सवाल उठाए हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा
कि किसी को भी धार्मिक आस्थाओं पर हमला करने का अधिकार नहीं है। बेहतर होता अगर असम के सीएम लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने पर अधिक ध्यान देते। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस फैसले की आलोचना की थी और कहा था कि असम के सीएम विश्व शर्मा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए योगी का चीनी संस्करण बन गए हैं। वैसे हिमंता बिस्वा शर्मा अपने फैसलों को ही सही बता रहे हैं कि ये सभी विधायकों की सहमति से लिया गया है और पूरे देश में कहीं इस तरह का नियम नहीं है। लेकिन जिस तरह आरजेडी के साथ साथ जेडीयू ने भी असम सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं, वो दिखा रहा है कि बीजेपी का साथ उसके सहयोगी नहीं निभा रहे हैं। खासकर जहां बात अल्पसंख्यकों या एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों की आती है, वहां एनडीए के दल बीजेपी की तरह धार्मिक ध्रुवीकरण करते हुए नहीं दिख रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल हो और उस पर जेडीयू की राय बीजेपी से अलग है, आपने देख लिया। एससी एसटी लेयर के मामले में भी, क्रीमी लेयर के मामले में दरअसल उसमें भी चिराग पासवान पहले ही अपनी असहमति दिखा चुके हैं। अब तो चिराग पासवान को यह भी समझ आ रहा है कि बीजेपी किस तरह उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश में है। हालांकि चिराग अब भी खुद को मोदी का हनुमान और बीजेपी का सहयोगी बता रहे हैं, लेकिन उन्हें दबाव में लेने की तैयारी भी हो चुकी है। दरअसल चिराग पर एक के बाद एक 3 गंभीर आरोप लगे हैं। पहला यह कि रेप के एक मामले में दूसरे आरोपी होने की बात चिराग ने चुनावी हलफनामे में नहीं लिखी। दूसरा आरोप यह है चिराग के ऊपर कि चुनावी हलफनामे में संपत्ति की पूरी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। और तीसरा आरोप यह कि चिराग की बीटेक की डिग्री भी गलत है, उसकी बात ही गलत है। अब इन 3 गंभीर आरोपों के बाद चिराग मोदी सरकार के फैसलों पर कितनी असहमति दिखा पाएंगे, यह देखना होगा। लेकिन यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर मोदी कितने साथियों को इसी तरह दबाव में लाकर सरकार चला पाएंगे। राहुल गांधी के डरो मत का असर तो अब नजर आने ही लगा है। खैर, शायर दिलावर अली आजर ने ठीक ही फरमाया है कि जला के बैठ गया मैं वो आखिरी तस्वीर, जला के बैठ गया मैं वो आखिरी तस्वीर, तो नक्श उभरने लगे उसकी राख से कुछ और। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।